शीत युद्ध, शीत युद्ध क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी जान रखा है। शीत युद्ध वह स्थिति होती है जिसके अंदर आपका एक दूसरे के साथ विरोधी प्रचार किया जाता है, एक दूसरे को धमकियां दी जाती है, युद्ध करने का पूरा ऐसा माहौल होता है जिसके अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है युद्ध बिल्कुल होने ही वाला है, परंतु युद्ध होता नहीं है। इसके बारे में अच्छी तरह से पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं बात कर रही थी। शीत युद्ध के फर्स्ट पार्ट के बारे में अच्छे से उसके अंदर जान रखा है। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप इस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो शीत युद्ध क्या होता है। ठीक है, हमने शीत युद्ध के कुछ पार्ट बांटे थे। हमने शीत युद्ध के 4 चरण बना लिए थे। शीत युद्ध पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले चरण को हमने जिसके अंदर जो आपका शीत युद्ध जिसके चरमोत्कर्ष पे था, हमने उस वीडियो के अंदर हमने टाल रखा है। वही बात करते हैं दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के बारे में जो इस वीडियो के अंदर है। इसके अंदर बताया गया कि शीत युद्ध आपका दूसरा चरण जो था जिसको शैथिल्यता का माहौल बोला गया, जो शैथिल्यता का चरण था वो है। तीसरा चरण होता है आपका ऐसा चरण जिसके नव शीत युद्ध दोबारा चालू हो गया था, शीत युद्ध का दोबारा से पैदा हो जाना नव शीत युद्ध कहलाया था। वही अगर हम इसके चौथे और आखिरी चरण के बारे में बात करें जिसके अंदर शीत युद्ध बिल्कुल खत्म हो गया था, युद्ध की स्थिति जो थी बिल्कुल समाप्त हो गई थी। ये कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे शीत युद्ध के कुछ हमने पार्ट्स बांट रखे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो था आपकी पहली वीडियो के अंदर था, बाकी के जो 3 पार्ट है वो इस वाली वीडियो के अंदर आने वाले हैं। हमने शीत युद्ध का जो अब बात कर लेते हैं शीत युद्ध के दूसरे पार्ट के बारे में। शीत युद्ध का दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं शैथिल्यता का माहौल, यानी कि शैथिल्यता का मतलब होता है जो आपकी तनाव की स्थिति इतनी चल रही थी उसको थोड़ा रोक दिया जाना, यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाना जिसकी वजह से क्या है कि हमें लगे जो आपका शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया है, शीत युद्ध बिल्कुल थोड़ा कम हो गया है। पहले जो आपका युद्ध जो था वो जो चल रहा था उस युद्ध को थोड़ा सा कम कर दिया गया था। जो यहाँ पर शैथिल्यता का माहौल दिखाया गया, जो शैथिल्यता संज्ञा का प्रयोग किया गया है, शैथिल्यता का मतलब है अंतरराष्ट्रीय तौर पर यानी कि वैश्विक तौर पर जो स्थिरता आ गई थी उसके लिए शैथिल्यता का प्रयोग किया गया है। यानी शीत युद्ध जो था ये पूरा संपूर्ण रूप से सबको लग रहा था कि संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, लेकिन शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। इसके माध्यम से जो आपकी शैथिल्यता इसके माध्यम से शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, परंतु हाँ ये कहा जा सकता है कि शीत युद्ध के अंदर शीत युद्ध जो समाप्त हुआ था उसके कुछ कारण इसके अंदर से भी शामिल थे, उसके कुछ कारणों के अंदर ये भी शामिल हुआ था, यानी कि एक काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था जो आपकी शैथिल्यता का माहौल था, इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। यानी वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएसएम लर्निंग। हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शीत युद्ध के कुछ कारणों के बारे में अच्छे से बात करने वाला हूँ। इसके कई सारे कारण भी थे जिन कारणों को हम जानने वाले हैं, लेकिन शीत युद्ध को जो रोका गया उसके कुछ अहम कारण क्या थे इसके अंदर अपने अलग अलग विचार दिए गए, जिसके अंदर कॉरल बेल के अनुसार, कॉरल बेल नाम के एक इतिहासकार हुआ, उन्होंने बोला था कि जानबूझकर और सोच समझकर की जाने वाली नीति थी, जिसके अंदर क्या था कि इन सबको सभी के सभी देशों को पता था, महाशक्तियों को भी पता था कि यदि महायुद्ध होता है यानी कि तीसरा आपका विश्व युद्ध होता है, तीसरा महायुद्ध होता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि पूरी की पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी, एक दूसरे के संसाधनों के ऊपर कमी पड़ने वाली है और अनेकों प्रकार के काफी ज्यादा नुकसान होने वाले हैं। ये सभी के सभी देश जानते थे। पूरे के पूरे जो ये माहौल क्रिएट किया गया था जानबूझकर क्रिएट किया गया था, ताकि क्या है कि थोड़ा सा हमें जो शीत युद्ध जो बढ़ रहा था उस शीत को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, यानी कि अपने जो आपके हथियार शस्त्रीकरण थे उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ये आपका अलग अलग जो इतिहासकार थे सबके विचार थे। वहीं अगर हम बात करें हेनरी किसिंगर की, तो उन्होंने भी अपने विचार दिए। उन्होंने बोलते कि तनाव शैथिल्यता जो था एक जो तनाव शैथिल्यता विरोधी जो शक्ति थी उसको थोड़ा कम करने का एक माहौल था, मतलब कि जो वहाँ पे माहौल क्रिएट हो रहा था वो केवल एक ऐसी शक्ति के द्वारा कम किया जा सकता था जिसकी वजह से कहता है कि आपके जो युद्ध की स्थिति थी वो थोड़ी कम हो जाए, जिसके अंदर आपका जो शैथिल्यता था वो इसके अंदर अहम रोल निभाया। यानी कि अब हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं शैथिल्यता के कारणों के बारे में, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से है। हम द्वितीय स्तर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी द्वितीय स्तर के यानी इस जो स्थिरता आई थी उसके कुछ कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कारण कौन कौन से थे। मैंने आपको कुछ कारण लिख रखे हैं। जैसे सबसे पहला कारण है परमाणु शस्त्रों पर नियंत्रण, दूसरा कारण है कूटनीतिकता देशों की भूमिका, तीसरा कारण था कि आर्थिक कारण, जो वहाँ पे आर्थिक कारण पैदा हुए थे वो तीसरा कारण थे। वही बात करें युद्ध विरोधी शांति सम्मेलन जो हुए थे वो आपके आंदोलन जो हो रखे थे वो आपके चौथे कारण में आते हैं। वही वैचारिक संघर्षों में स्थिरता और बात करें अगर हम उनके जो वहाँ पे सह संबंध वाले विचारधारा के बारे में, तो वो भी आपका एक कारण है जिसकी वजह से जो शीत युद्ध था उसमें थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए स्थिरता आ गई थी। एक करके हम सारे कारणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु शस्त्रों पर नियंत्रण करने के बारे में। परमाणु शस्त्र जो थे सबसे पहले हमें पता था कि जब प्रथम स्तर चल रहा था, यानी कि जब अमेरिका ने अणुबम उसके ऊपर डाल दिया था, जापान के ऊपर अणुबम डाल दिया था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर,
उस टाइम पर ये काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था कि परमाणु शस्त्रों का प्रयोग, जो परमाणु और अणु बमों का जो इनका प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है, और बिना किसी को बताए हुए इसका प्रयोग करना एक गलत नीति थी। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ था कि अब तक में जापान के अंदर जो उसकी पूरी की पूरी वहाँ की नस्ल थी पूरी समाप्त हो चुकी है। वहाँ पे अभी भी यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो भी अभी भी काफी विकलांग पैदा होता है। यानी अगर हम बात करें इसकी परमाणु शस्त्रों के बारे में, तो 1968 के अंदर संधि की गई, परमाणु अप्रसार संधि, जिसको एनपीटी के नाम से भी जानते हैं। 1968 के अंदर संधि की गई थी, जिस संधि के माध्यम से कहा गया था कि कोई भी आपका जो परमाणु शस्त्र, जिनके पास ऑलरेडी परमाणु शस्त्र है, वो किसी भी अपरमाणु शस्त्र देशों की सहायता नहीं करेंगे। यानी कि जो परमाणु शस्त्र देश थे जिनके पास परमाणु शस्त्र था, जैसे चीन हो गया, फ्रांस हो गया, आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये कुछ देश थे जिनके पास आपके परमाणु शस्त्र ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट थे। ये किसी भी अपरमाणु शस्त्र देश के पास अपना सहयोग नहीं करेंगे, मतलब उनको परमाणु शस्त्र प्राप्त नहीं होने में कोई मतलब प्राप्त होने में कोई भी सहायता नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये किसी का जो विरोध भी नहीं करेंगे। अगर मान लो कोई असैनिक कार्य में परमाणु शस्त्रों को पर इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तो ये किसी का विरोध भी नहीं करेंगे। ये 1968 की संधि के अंदर कहा गया था। इसके बाद 1977 और 1979 यानी कि 1977 और 1979 के बीच में साल्ट सम्मेलन हुए। यानी कि साल्ट सम्मेलन जिसको बोलते हैं सामरिक शास्त्रीय परिसीमित संधि। इस संधि के माध्यम से कहा गया था कि कोई भी आपका ज्यादा मात्रा में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, अपने पास ज्यादा मात्रा में परमाणु शस्त्रों को नहीं रखेगा। साल्ट सम्मेलन जो हुए थे उनके माध्यम से भी जो आपके परमाणु शस्त्र था या फिर अनेक बड़े बड़े शस्त्रों को रोकने की कोशिश की गई थी, यानी निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया था। बात करें अगर हम दूसरे मुद्दे के बारे में, गुटनिरपेक्षता यानी कि गुटनिरपेक्षता देशों की भूमिका के बारे में, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिसकी इम्पोर्टेंट कारण बना, जिसकी वजह से आपका शीत युद्ध की दूसरी लहर जो आई थी, शीत युद्ध का दूसरा स्तर जो था उसके अंदर काफी फायदा हुआ था, यानी कि स्थिरता के अंदर काफी फायदा हुआ था। सभी जानते हैं गुटनिरपेक्ष देशों के बारे में। गुटनिरपेक्षता इस 5 देशों के द्वारा, गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन था वो 5 देशों के द्वारा स्थापित किया गया था, जिनके अंदर से अपना भारत भी एक देश था। भारत की इसके अंदर काफी ज्यादा मांग करी जाए, मतलब भारत की इसके अंदर काफी ज्यादा एक तरीके से बोला जा सकता है जिसके अंदर भारत ने काफी इसके अंदर भूमिका निभाई थी, जो हम पहले एक वीडियो में जान चुके हैं। मैंने इसके अंदर एक वीडियो बनाई गुटनिरपेक्षता के ऊपर, आप उसके अंदर जाकर भी उसके अंदर देख सकते हैं। परमाणु शस्त्रों को रोकने के लिए या फिर निशस्त्रीकरण पर बल देने के लिए गुटनिरपेक्षता देशों ने काफी ज्यादा मात्रा में अपना योगदान दिया, बल प्रदान किया। धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता देश जो शुरू हुए थे, 5 देशों ने 5 देश टाइम पे शामिल हुए थे, और धीरे धीरे बढ़ते काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके थे, इनकी संख्या काफी बढ़ती जा रही थी। इन्होंने निशस्त्रीकरण पर बल देना, शुरू से इनका काम था कि निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत की इसके अंदर काफी ज्यादा अहम भूमिका रही। भारत ने जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में संघर्ष चल रहा था, उनके बीच में युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पर काफी बड़ी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उस युद्ध को रोकने के लिए, उस युद्ध के बीच में उस संकट को रोकने के लिए एक संधि, एक सेतु का काम किया। उन्होंने सेतु का काम किया, जिसकी वजह से क्या कहा जा सकता है कि जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया युद्ध था वो काफी मात्रा में थोड़ा सा शांत हुआ था। बात करें कांगो संकट के बारे में, तो कांगो संकट के अंदर भारत ने अपनी अच्छी भूमिका प्रदान करी, वहां पे अच्छा अपना योगदान दिया, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ द्वारा में इसकी सराहना की गई थी। यूएनओ ने भी इसकी काफी ज्यादा मात्रा में सराहना की और बोला कि भारत ने इसके अंदर यानी युद्ध जो होते हैं उन युद्धों के अंदर भारत काफी अच्छी अपनी भूमिका प्रदान करता है, युद्धों को रोकने में अपनी भूमिका अच्छे से प्रदान करता है। इसके बाद बात करें अगर हम आर्थिक कारणों के बारे में, तो आर्थिक कारण भी इसके अंदर एक अहम मुद्दा बने, जिसकी वजह से पता चलता है कि आपके जो आपका शीत युद्ध था, शीत युद्ध को रोकने में काफी सहायता हुई। यानी बात करें आर्थिक कारणों के बारे में, तो आर्थिक कारण के अंदर सभी के सभी देश जानते थे, यानी जो बड़ी महाशक्तियां थी, सोवियत संघ भी और रूस जो आपका सोवियत संघ था और अमेरिका, दोनों के दोनों जानते थे कि इस टाइम पर युद्ध जो है वो अगर तीसरा युद्ध होता है तो पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ साथ हमें आर्थिक और सामाजिक जो चीजें हैं उनके लिए भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। हमें आर्थिक
जो वस्तुओं का भी काफी नुकसान होने वाला है, पैसों से भी काफी हम पीछे होने वाले हैं। इसलिए क्या होता है, युद्ध जो वियतनाम युद्ध चल रहा था, वियतनाम युद्ध के अंदर अमेरिका को काफी ज्यादा सैन्य और आर्थिक क्षमता के अंदर कमी हुई थी। वहां पे काफी उसको नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा उसके सैनिक भी मारे जा चुके थे और आर्थिक यानी उसके पैसे भी काफी मात्रा के अंदर उसके अंदर बर्बाद हो चुके थे। इसलिए सबको समझ में आ गया था, ये बात सोवियत संघ भी जानता था, सोवियत संघ के नेता भी इस टाइम पे इस बात को अच्छे समझ चुके थे कि अपना पैसा अगर हम अपनी पूंजी को शस्त्रों के अंदर लगवाते हैं, अगर हम पूंजी को अपने पैसों को यानी अपने पूंजी को अगर हम शस्त्रों के अंदर अपने युद्ध के अंदर डालते हैं तो पूरे के पूरे पैसे वेस्ट जाएंगे, हमारी पूरी पूंजी वेस्ट चली जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसका प्रयोग अपने सामाजिक और आर्थिक कार्यों को उन्नति करने के लिए प्रदान करते हैं तो हमारे देश की तरक्की हो सकती है। उस टाइम पे दोनों देशों ने और अन्य सभी देशों ने मिलकर ये योजना बनाई कि अब हम क्या युद्ध के अंदर थोड़ी सी शांति लेके आएंगे और एक दूसरे के साथ हम संधियां करते चले जाएंगे। जो रूस का इस टाइम पे बहुत ज्यादा आर्थिक संकट पूरा ढह चुका था, पूरा युद्ध जो रूस का व्यापार था, पूरा व्यापार इस टाइम पे बहुत ज्यादा बेकार हो चुका था। इसलिए आपका क्या नाम है, रूस ने और अमेरिका ने बीच में आप एक दूसरे के साथ ये संधि कर ली, सोवियत संघ ने और आपके अमेरिका के एक दूसरे की जो संधि हो गई थी कि अब हम क्या है दोस्ताना हाथ बढ़ाएंगे और व्यापार के अंदर एक दूसरे की मदद किया करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका के कई जो मित्र राष्ट्र थे उनके कई सारे देशों ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टियों के संग अपने व्यापार बढ़ाने शुरू कर दिए। कम्युनिस्ट देश जो थे, अन्य देश जो थे, उनके संग अपने व्यापार संधियां बनानी शुरू कर दी थी। इसके माध्यम से कहता है कि इससे पता चलता है कि आर्थिक जो संकट पैदा हुआ था उसकी वजह से भी जो युद्ध था, युद्ध के अंदर काफी ज्यादा स्थिरता पैदा हो गई थी। अगर हम बात करें चौथे कारण के बारे में, युद्ध विरोधी शांति आंदोलन के बारे में, तो युद्ध विरोधी जो शांति आंदोलन थे वो भी काफी मात्रा में चल रहे थे। अगर हम बात करें 1971 के बारे में, चीन के अंदर जो युद्ध चल रहा था, चीन जो था 1971 के अंदर चीन को यूएनओ के अंदर शामिल कर लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर चीन को उस टाइम पर शामिल कर लिया गया था। चीन जब उसके अंदर शामिल हो गया, चीन को प्रवेश मिल गया था और 1975 के अंदर फिनलैंड की राजधानी जो आपकी हेल्सिंकी के अंदर वहां पे सम्मेलन हुआ जिसके अंदर 35 देशों के जो शासनाध्यक्ष थे उन्होंने आपस में आके बैठ के चर्चा की और उसके अंदर यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था। यानी कि वहां पर आपका 1975 के अंदर, जुलाई 1975 के अंदर यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था जिसके माध्यम से कहा गया था कि हम यूरोप के अंदर जो युद्ध चल रहा है, यानी जो यूरोप और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है उसको शांति बनाए रखेंगे और आने वाले टाइम के अंदर हम इसके अंदर काफी मात्रा के अंदर जो शांति है उसको आगे काफी मात्रा के अंदर लेके जाएंगे। ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन के माध्यम से भी आपकी काफी फायदा हुआ था, लेकिन वही बात है कि जो नया शीत युद्ध फिर भी प्रारंभ हो गया था। कई ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से नया शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो हमें बताने वाले हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैचारिक संघर्ष में स्थिरता के बारे में। वैचारिक संघर्षों के अंदर भी स्थिरता पैदा हो गई थी। वैचारिक संघर्ष क्या थे? सबके पहले अमेरिका की वैचारिक मतधारणा अलग थी और सोवियत संघ की अलग थी। अमेरिका पूंजीवाद को समर्थन कर रहा था और वहीं अगर सोवियत संघ की बात करें तो साम्यवादी विचारधारा को समर्थन कर रही थी। इस टाइम पर पूंजीवाद और साम्यवाद जो विचारधारा थी, उन दोनों विचारधाराओं को बीच में ही रोक दिया गया। उनको क्या है, थोड़ा सा रोकथाम दे दी गई। बोला कि इन विचारधाराओं की वजह से देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तनाव का माहौल क्रिएट हो गया, पूरी दुनिया के अंदर काफी ज्यादा मात्रा के अंदर आपका संकट पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा था कि इस टाइम पे दोनों जो क्या नाम है विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसराइल के अंदर सन 1970 यानी कि 1970 के दशक और 1980 के दशक, पूरे 2 डेकेड्स के अंदर में शांति जो आंदोलन थे वो चल रहे थे। इसी बीच में तत्कालीन उसी टाइम पर यूरोप के अंदर भी शांति आंदोलन चल रहे थे। वहीं अगर हम बात करें भारत की और गुटनिरपेक्षता देशों की, तो उनका मानना शुरू से ही रहा था कि हमें क्या है निशस्त्रीकरण पर बल देना चाहिए। जब निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाएगा उसके माध्यम से क्या होगा कि हम क्या है अपने देश की तरक्की कर पाएंगे। हम शस्त्रों के ऊपर ज्यादा पैसा ना खर्च करके अगर हम अपने देश की तरक्की के अंदर पैसा को खर्च करेंगे तो वो ज्यादा मात्रा में हमारे देश को फायदा देगा। यही कुछ कारण बने। इसके अलावा भी और कुछ आपके जैसे कि सह संबंध वाले कारण बने, जैसे कि अपने सभी के सभी देशों को आपस में एक दूसरे के समान अधिकार दिए जाए, समान व्यवहार किया जाए, वो कारण भी आपके कुछ सामने है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो शीत युद्ध का दूसरा चरण यानी कि जो तनाव का स्थिरता का माहौल था वो पैदा हुआ था।
ये कुछ कारण थे। इसके अलावा फिर भी इतने सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने कारण पैदा होने के बावजूद भी आपका नव शीत युद्ध यानी आपका शीत युद्ध की तीसरा स्तर फिर भी चालू हुआ था, जिसको हम नव शीत युद्ध बोलते हैं। वो भी आपके कुछ अन्य कारणों से चालू हुआ था, जिनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी अब हम बात करेंगे शीत युद्ध के तीसरे स्तर के बारे में। बात करते हैं शीत युद्ध के तीसरे चरण के बारे में, यानी नव शीत युद्ध के बारे में। हेलेंसी सम्मेलन जो हुआ था, हेलेंसी सम्मेलन तक तो शीत युद्ध बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे था। शीत युद्ध की जो स्थिरता थी, मतलब शीत युद्ध की स्थिरता बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे थी। उस टाइम पर लग रहा था कि हाँ अब युद्ध समाप्त हो जाएगा, परंतु 1980 के अंदर ऐसा एकदम से माहौल क्रिएट हो गया, ऐसा लगा शीत युद्ध वापस आ गया और युद्ध की स्थिति बहुत ज्यादा बन गई थी। हुआ क्या था 1979 के अंदर, जब सोवियत संघ के जो सैनिक थे, सोवियत संघ के सैनिकों ने अफगानिस्तान की राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ के सैनिक घुस गए और वहां पे उनकी राजनीति के अंदर अपने हस्तक्षेप करने शुरू कर दिए। उस वजह से जो था आपका रूस और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा वापस से तनाव वाला माहौल फिर दोबारा क्रिएट हो गया था। यानी अमेरिका को उससे बहुत ज्यादा जो शिथिलता थी, स्थिरता जो आ गई थी, स्थिरता से बहुत ज्यादा उसका वो था कि क्या नाम है, अब इस टाइम पर युद्ध रुक ही जाएगा। परंतु पूरी की पूरी जब ये हरकतें चालू हो गई, सोवियत संघ ने जब उसके ऊपर क्यूबा संकट आ गया था, क्यूबा संकट के समय भी मतलब ये सारे के सारे जब सोवियत संघ की आक्रामक नीतियों की वजह से पूरा का पूरा माहौल बदल गया और दोबारा से शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। इस टाइम पर जो दोबारा तनाव वाला माहौल क्रिएट हुआ था, इस माहौल को नव शीत युद्ध की संज्ञा प्रदान की गई। इसके अंदर अमेरिका की बहुत ज्यादा इसके अंदर भूमिका रही थी, जिसके अंदर से क्या नाम है आपका जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध फिर दोबारा से चरमोत्कर्ष पर अपना फिर दोबारा से पकड़ना शुरू कर गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके कुछ ना कुछ कारण ऐसे भी थे जो कि क्या नाम है युद्ध की स्थिति को बनाए रखे हुए थे। इसके अंदर कुछ जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं उन्होंने ये भी बताया है कि इसके अंदर युद्ध जो हो रहा था उसको रोकने के लिए भी काफी काम चल रहा था। यानी कि युद्ध जो हो रहा था, युद्ध के दोनों के दोनों देशों को पता था, सोवियत संघ को भी पता था और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दोनों अलग अलग गुटों को पता था कि यदि तीसरा महायुद्ध होता है, तीसरा अगर हम दोबारा से युद्ध कर लेते हैं तो फिर दोबारा से पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए क्या था, एक तरफ से इसको रोका भी जा रहा था, दूसरी तरफ से इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा था। ये जो था पूरा जो माहौल क्रिएट किया गया था, हम इसके कुछ कारणों को जान लेते कि नव शीत युद्ध किन किन कारणों से दोबारा चालू हुआ था। ये कुछ कारण इस प्रकार से हैं। अब हम नव शीत युद्ध के कारणों के बारे में जान लेते हैं कि नव शीत युद्ध के कारण कौन कौन से हुए, जिसकी वजह से दोबारा शीत युद्ध आपका उभर कर सामने आया था। नव शीत युद्ध जो पैदा हुआ था, यानी कि शीत युद्ध का तीसरा चरण जो था, उसका सबसे पहला कारण था सशस्त्रीकरण की होड़ का दोबारा से शुरू हो जाना। आपकी सशस्त्रीकरण प्रक्रिया जो थी, जब आपकी शुरू होने लगी तो निशस्त्रीकरण प्रक्रिया काफी मात्रा में धीमी पड़ गई, उसके अंदर बाधा पैदा होनी शुरू हो गई थी। हुआ क्या था, जून के महीने में 1979 के अंदर, यानी कि जून 1979 को आपके 60 सम्मेलन दोबारा करवाया गया था। यानी कि 1979 के अंदर सेकंड 60 सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर आपके सोवियत संघ के राष्ट्रपति और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में संधि पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। उस संधि पत्र के अंदर साफ साफ लिखा गया था कि दोनों देश जो है, उन दोनों देशों को केवल 2400 अपने पास हथियार रखने की इजाजत दी गई। इन दोनों के पास 2400 अपने पास हथियार रख सकते हैं, सामरिक प्रेक्षास्त्र जो होते हैं, यानी कि बड़े बड़े हथियार जो होते हैं अपने पास रख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या था, अमेरिका ने इस संधि को मानने से बाद में मना कर दिया। अमेरिका की संसद ने इस संधि को बाद में मानने से मना कर दिया था। उसका कारण एक ही बताया जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ के सैनिकों का हस्तक्षेप चल रहा था। यानी सोवियत संघ ने अपना जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर वहां पे अपने सैनिक छोड़ रखे थे, उसके अंदर उसका हस्तक्षेप चल रहा था। इस वजह से क्या हुआ, आपके अमेरिका की जो संसद थी, यानी अमेरिका ने इसको मानने से मना कर दिया। संधि पत्र पे साफ साफ जो हस्ताक्षर किए थे उसको मानने से मना कर दिया था। उसके बाद 1980 के दशक, यानी कि 1980 के पूरे डेकेड के अंदर सामरिक सुरक्षा अभिक्रमक आपका हथियार, यानी कि आगे इसकी बात करते हैं एसडीआई की वो टीम बनाई गई, एसडीआई तैयार किया गया, जो कि अमेरिका ने इसको पूरा तैयार किया था और अमेरिका इसके ऊपर काम कर रहा था। इसके अंदर क्या था, आपके अमेरिका ने इसके अंदर अपने शस्त्रों का इस्तेमाल, अपने शस्त्रों को बढ़ाने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। इसकी वजह से क्या था कि काफी मात्रा के अंदर निशस्त्रीकरण प्रक्रिया जो थी
बहुत ज़्यादा धीमी पड़ गई, उसके अंदर बाधा आनी शुरू हो गई थी। ये कुछ अहम कारण थे जिसकी वजह से आपकी सशस्त्रीकरण प्रक्रिया में बाधा आई और आपके नव शीत युद्ध का पैदा होना दोबारा चालू हो गया था। अगर हम बात करें इसके दूसरे कारण जो कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के बारे में बात करते हैं, यानी कि सोवियत संघ ने अब अफगानिस्तान के अंदर अपना हस्तक्षेप कर दिया था, जिसकी वजह से आपके अमेरिका ने अपने दोबारा से हथियारों के ऊपर अपनी होड़ चालू कर दी थी, यानी हथियार बनाने दोबारा से चालू कर दिए थे। अगर हम बात करें दिसंबर 1979 की, यानी कि 1979 के अंदर दिसंबर के अंदर अफगानिस्तान की सत्ता पूरी पलट चुकी थी। वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे हफीज अल्लाह, उनको बदलकर वहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने बबराक कमाल को वहाँ का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। जब वो राष्ट्रपति बने तो उसके बाद उनकी सहायता के लिए, नई सरकार की सहायता के लिए सोवियत संघ से कुछ सैनिकों को भेजा गया है। यानी कि सोवियत संघ ने बोला था जो नई सरकार बनी है उसके लिए हम अपनी तरफ से कुछ सैनिक भेजेंगे जो उनकी सहायता करेंगे। हुआ क्या था, 24 दिसंबर को, यानी 1979 के दिन, जो 24 दिसंबर 1979 के दिन सोवियत संघ ने अपने जो सैनिक भेजे थे उन सैनिक दलों की वजह से, उन सैनिक की जो गतिविधियां हो रही थी उससे पूरा का पूरा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का पूरा आसमान उनके विमानों से भर चुका था उस टाइम पर। यानी अगर हम बात करें तो 24 दिसंबर के दिन 1979 के दिन काबुल का पूरा आकाश जो था उस टाइम पे विमानों से भर गया था, जो कि सोवियत संघ के विमान थे। शुरू में ये बताया गया था कि सोवियत संघ आपके अफगानिस्तान के अंदर सहायता करने आया, लेकिन वहाँ के मतलब जो आम नागरिक थे, वहाँ की जनता थी, उनको यही बताया गया था। लेकिन क्या हुआ था कि धीरे धीरे वहाँ के सोवियत संघ के जो अधिकारी थे, सोवियत संघ के जो वहाँ पे जो जिन व्यक्तियों को भेजा गया था, जिन सैनिकों को भेजा गया था, उन सैनिकों ने वहाँ के प्रधान को, यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति को और वहाँ के जो बड़े बड़े नेताओं थे उन सभी नेताओं को, इसके अलावा वहाँ के सभी जो धार्मिक स्थल थे, रोड थे, सड़कें थी, वहाँ की मेट्रो थी, मतलब कि वहाँ की जो आपके रेल परिवहन था, हर प्रकार के रेडियो, समाचार पत्र, हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया था। वहाँ की हर जो आपकी सरकारी संपदा हो सकती है उस सारी संपदा को अपने हाथ में ले लिया था। सारे संसाधन अब उस टाइम पे सोवियत संघ के हाथ में आ चुके थे, जिस वजह से भी आपके बहुत ज्यादा तनाव का माहौल क्रिएट हो गया। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया था। ये भी एक अहम कारण था जिसकी वजह से आपका जो नव शीत युद्ध था उसका दोबारा से प्रारंभ होना शुरू हो गया था। अगर हम तीसरे कारण की बात करें, जो कि आपका तीसरा कारण है क्यूबा का प्रश्न। क्यूबा के प्रश्न की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपके सोवियत संघ की काफी ज्यादा वहाँ पे आपके हस्तक्षेप चल रहा था, और सोवियत संघ भी अपने सैनिकों को लेकर काफी ज्यादा वहाँ पे काम कर रहा था। अब काम क्या कर रहा था वहाँ पे, मतलब कि सोवियत संघ के वहाँ पे सैनिक जो थे वो आ रहे थे, जा रहे थे वहाँ पे, यानी कि उनकी राजनीति के बीच में अपने पंगे ले रहे थे। हाँ, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की जो आम जनता थी, उस आम जनता ने सोवियत संघ के खिलाफ अपने आक्रमण, जो उनके सोवियत संघ ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया एक तरीके से, उस आक्रामक जो कि रवैया चल रहा था, उस रवैये के खिलाफ एक्शन लिया और उस जो क्या नाम है वहाँ पे माहौल क्रिएट हो गया था, उस माहौल से बाहर निकल गया। यानी कि अफगानिस्तान ने अपना उस टाइम पर आम जनता ने वहाँ पे काफी अच्छा अपना रोल प्रस्तुत किया था। अगर हम बात करें क्यूबा के अंदर मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ का वहाँ पे काफी ज्यादा हस्तक्षेप चल रहा था, जैसे अफगानिस्तान के अंदर चल रहा था, सेम उस तरीके से क्यूबा के अंदर भी चल रहा था। हुआ क्या था कि 1979 उसी साल आपके सोवियत संघ ने अपने इसके ऊपर क्यूबा के अंदर सोवियत सैनिक भेज दिए थे, जिसकी वजह से क्या था कि आपके अमेरिका और रूस दोनों के बीच में काफी ज्यादा तनाव का माहौल फिर दोबारा और क्रिएट हो गया, दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद होने शुरू हो गए थे। अगर हम बात करें क्यूबा के राष्ट्रपति, यानी कि जो क्यूबा के राष्ट्रपति ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी इस बीच में। यानी कि जो वहाँ के, अगर हम राष्ट्रपति कॉलर की बात करें, राष्ट्रपति कॉलर जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे कैरिबियन जो जगह थी, कैरिबियन सागर के उधर इन्होंने अपना सैनिक बेड़ा भेजने के लिए घोषणा कर दी थी। लेकिन उस टाइम पे यहाँ के क्यूबा के जो राष्ट्रपति हुए, उन राष्ट्रपतियों ने बातचीत करके ही इस मुद्दे को हल कर लिया और उन्होंने किसी भी ज़्यादा आगे मुद्दे को बढ़ने ही नहीं दिया, मतलब उन्होंने ज़्यादा युद्ध जैसी भावना पैदा ही नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी इन दोनों देशों के बीच में तो अब भी तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया था, यानी कि रूस और अमेरिका के बीच में अब तक में तनाव वाला माहौल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रिएट हो चुका था, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो नव शीत युद्ध का एक और कारण सामने पैदा हो गया था। अगर हम एक और कारण की बात करें जिसका नाम है ईरान इराक युद्ध जो था, इसकी वजह से भी अभी काफी ज्यादा मात्रा के अंदर
जो युद्ध की भावना थी दोबारा से पैदा हो गई थी। यानी हमने पहले चरण के अंदर जिसके अंदर पढ़ा था कि शीत युद्ध बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे था, वहीं दूसरे चरण के अंदर बहुत कम हो गया था, लेकिन इसके बाद तीसरे चरण में बहुत ज्यादा फिर दोबारा से उपनाव भरकर सामने आया था। उसके अंदर एक कारण आपका ईरान इराक युद्ध भी था। हुआ क्या था, ईरान में जो इस्लामी देश जो इस्लामी क्रांति हो रही थी, उस इस्लामी क्रांति के दौरान तेहरान जो तेहरान थी, मतलब तेहरान जगह का नाम है, तेहरान के अंदर अमेरिकी दूतावास के तकरीबन 50 कर्मचारियों को मार दिया गया था। उसके अंदर 50 कर्मचारी मर गए थे, वहां पर बम विस्फोट हुआ था जिसके अंदर 50 कर्मचारी अमेरिका के मर गए थे। जो आपके वहाँ पे अमेरिका दूतावास था, अमेरिका दूतावास के 50 कर्मचारी मर चुके थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने सीधा सीधा इसका जो जिम्मा था वो सीधे सीधे इसके ऊपर डाल दिया कि रूस ने ये सारा काम करवाया। क्योंकि सबको पता है विपक्ष के अंदर जो सामने होता है सारे का जले भले उसने वो काम ना किया हो, फिर भी सारा का सारा जो जिम्मा होता है उसी को छोड़ा जाता है। वही काम इसके अंदर भी हुआ था कि आपके इस क्षेत्र के अंदर आपके बिल्कुल भी युद्ध नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, फिर भी क्या था कि इसका सिरे से जिम्मा आपके रूस के सर पे छोड़ा गया था। अगर हम बात करें 1980 के अंदर, तो 1980 में खाड़ी क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया था। यानी जब ईरान और इराक युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर सब ये दोनों इन दोनों को पता था अगर ये युद्ध ज्यादा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा, यानी ज्यादा युद्ध काफी ऊंचा उठेगा, तो उस टाइम पर रूस और अमेरिका दोनों के दोनों आके खाड़ी क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे, उसके अंदर आके अपना योगदान देना शुरू कर देंगे, जो कि इन दोनों के लिए ही मुश्किल वाला काम था। होने को दोनों के दोनों इनके संग जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इनके बीच में अगर ज्यादा इनके बीच में हस्तक्षेप करेंगे तो ये काफी ज्यादा नुकसान में रहने वाले थे। इसलिए हुआ क्या था, इस क्षेत्र के अंदर दोनों ने अपने मतलब इस युद्ध के अंदर दोनों ने ईरान और इराक ने दोनों ने अपना युद्ध किया और युद्ध करके इस माहौल को थोड़ा सा अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी ये जो माहौल था, माहौल संदेहात्मक वाला माहौल बन गया था। सीधा सीधा अमेरिका ने रूस के ऊपर इसका आक्रमण का यानी बम विस्फोट जो हुआ था उसका सीधे से जिम्मा रूस के ऊपर डाल दिया, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर तनाव पैदा हो चुका था। अगर हम और अन्य कारणों की बात करें, अगर हम बात करें उग्रता के अन्य महत्वपूर्ण कारणों के बारे में, तो उग्रता के और भी अन्य महत्वपूर्ण कारण सामने आते हैं। जैसे कि आपके इस टाइम पे सबसे बड़ा कारण बनाता है कि इस टाइम पाकिस्तान के पास अमेरिका द्वारा अपने शस्त्रों को पहुंचाना, यानी कि अमेरिका ने इस टाइम पर इस दौरान अपने शस्त्रों को, अपने काफी शस्त्रों को, जब पाकिस्तान को जरूरत थी, पाकिस्तान को इस टाइम पर अपने शस्त्र पहुंचाए थे। तो ये भी एक अहम कारण बना जिसकी वजह से आपका शीत युद्ध दोबारा से प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें 1982 यानी कि 1982 के अंदर फिलिस्तीनी जगह है, फिलिस्तीन के अंदर जो वहाँ पे आपका छपाई प्रेस थी, छपाई प्रेस के अंदर इजराइल ने डायरेक्ट लेबनान के ऊपर युद्ध कर डाला, लेबनान के ऊपर बम विस्फोट कर दिया, लेबनान के ऊपर काफी मात्रा के अंदर बम डाल दिए थे, जिसकी वजह से भी शीत युद्ध दोबारा से प्रारंभ हो गया। यानी कि उस टाइम पर भी दोनों के बीच में काफी ज्यादा तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया था। वहीं अगर हम बात करें 1983 के बारे में, तो 1983 के अंदर जो आपकी लेबनान है, लेबनान की राजधानी है आपकी बेरूत के अंदर एक शांति सेना बैठी हुई थी, यानी कि बहुराष्ट्रीय शांति सेना बैठी हुई थी। उस शांति सेना के ऊपर बम विस्फोट कर दिए गए, शांति सेना के ऊपर गोलीबारी कर दी गई, बम विस्फोट कर दिए गए, जिसके अंदर से आपके 150 से ज्यादा सैनिक उसके अंदर, 150 से ज्यादा लोग उसके अंदर मारे गए। तकरीबन उसके अंदर काफी सारे सैनिक उसके अंदर फ्रांस के और अमेरिका के उसके अंदर शामिल थे। फ्रांस और अमेरिका के जिसके सैनिक शामिल थे, उस वजह से इन देशों के अंदर और ज्यादा उग्रता सामने निकल कर आई। और यही वही पहले वाला पॉइंट ही ध्यान रखिए वाला कि इसके अंदर सीधा हमेशा इसके विपक्ष पार्टी के ऊपर ही जिम्मा फोड़ा जाता। तो इस बात का कोई भी मतलब कि सीधा इसके ऊपर डाला गया कि ये क्या है कि रूस ने करवाया था। ये कुछ अहम कारण बने नव शीत युद्ध के दोबारा पैदा होने की, यानी कि इन सभी कारणों के द्वारा हम बोल सकते हैं कि नव शीत युद्ध दोबारा से जन्म ले चुका था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी कि पहले शीत युद्ध दोबारा बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर दोबारा बढ़ गया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपका अगले चरण यानी कि जो हम अगर चौथे चरण की जब बात कर रहे हैं, चौथे चरण के अंदर आपका शीत युद्ध बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कारण भी सामने हैं जिसकी वजह से शीत युद्ध बिल्कुल समाप्त हो गया, जिन कारणों को भी हम समझेंगे। यानी कि इसका निष्कर्ष ये निकल कर आता है, तीसरे चरण का निष्कर्ष निकलता है कि शीत युद्ध आपका इतने ज्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद, यानी कि इतने ज्यादा दोबारा से पैदा होने के बावजूद भी इसको रोकने के लिए कई कारण सामने आ चुके थे, जिसकी वजह से शीत युद्ध को रोकना जरूरी हो गया था। अब हम चौथे चरण के बारे में जान लेते हैं, चौथे चरण के अंदर क्या क्या है। शीत युद्ध तब प्रारंभ हुआ जब मित्र राष्ट्रों ने
ने ध्रुव राष्ट्रों को अच्छी तरह से हरा दिया था। 1945 के अंदर जब आपका द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था, उसके पश्चात पूरी की पूरी दुनिया को ये लग रहा था, सभी के सभी ने ये मान लिया था कि जो मित्र राष्ट्रों को हराया था, तो मित्र राष्ट्रों के अंदर संधि हमेशा बनी रहेगी। ये जब इनकी पास संधि बनी रहेगी तो पूरा का पूरा जो माहौल है वो मित्रता वाला माहौल बना रहेगा और युद्ध की दोबारा भावना पैदा नहीं होगी। जब इन लोगों ने जर्मनी और ध्रुव राष्ट्रों को हराया था, उसके अंदर ही अंदर यानी कि 1945 से पहले इन सभी के सभी देशों के बीच में मतभेद होना शुरू हो गया था। उस मतभेद के कारण आपका शीत युद्ध दोबारा प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का जो अपन शीत युद्ध था वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध दोबारा प्रारंभ हो गया था। ये युद्ध जो था, इस युद्ध के अंदर आपको तकरीबन 45 साल तक चला था। 45 साल तक चले इस युद्ध के अंदर बहुत सारे तरह की इसके अंदर देश शामिल हुए, अलग हुए, मतलब इसमें ऐसे अलग अलग प्रकार की आपकी संधियां हुई, पैक्ट बने, गुट बने, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर काम होते रहे। सभी के सभी देश इसके अंदर आपके जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के बीच अलग भेदभाव हो गया था। ध्रुव राष्ट्र जो थे वो अलग हो गए थे, फिर जुड़े अलग, मतलब इस तरह से जो कि गुट बने, कभी गुट बने, टूटे, जो ये आपके अलग अलग चीजें जो हो रही थी, ये सारे के सारे शीत युद्ध के उन कारणों में से थी। यानी शीत युद्ध के अंत के कारण भी कई सारे बने, शीत युद्ध के अंत के कारण भी कई सारे आपके सामने आते हैं। लेकिन अचानक जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध 1945 से शुरू होकर 1990 के अंदर, यानी कि 1990 के अंदर जब एकदम से रुक गया, तो उस टाइम पे सभी की सभी देशों को लग रहा था, यानी पूरी दुनिया को लग रहा था कि इस टाइम पे शीत युद्ध जो उनके लिए सामान्य बन चुका था। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन जब क्या नाम है 1991 के अंदर जब ये बात सामने आई, पूरे संपूर्ण रूप से दस्तावेज तौर पे सामने आ चुकी थी, पूरी लिखित तौर पे सामने आ गई, तो सबने मान लिया कि हाँ शीत युद्ध रुक गया। क्योंकि शीत युद्ध सामान्य स्थिति बन चुकी थी, आम जनता के लिए, जनसाधारण के लिए सामान्य स्थिति थी। वो पिछले 45 साल से इसी स्थिति को देख रहे थे, कभी शीत युद्ध बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। ये जो स्थिति बनती चली जा रही थी, ये जो स्थिति उनके लिए नॉर्मल बन चुकी थी। उस नॉर्मल स्थिति को बनाने के लिए, शीत युद्ध को रोकने के लिए काफी सारे कारण सामने आते हैं। इनमें दो अलग अलग राष्ट्रपति, जो कि आपके अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि रोनाल्ड रीगन थे, और वहीं आपके सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो कि आपके मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन दोनों की सबसे अहम भूमिका है। इन दोनों ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था शीत युद्ध को रोकने के अंदर। इन दोनों कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी कि दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे से संधियां करेंगे और शीत युद्ध को रोक लेंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इन दोनों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग करी और अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से एक दूसरे को समझा और समझ के शीत युद्ध को रोक दिया। ये जो इनका अहम रोल निभाया, इसके कई सारे और भी अन्य कारण थे जो कि शीत युद्ध पूरा समाप्त हो गया था, जिनको हम अभी समझने वाले हैं। इस प्रकार से सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, उनको भी हम समझेंगे। अब हम शीत युद्ध के अंतिम चरण के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको पहले बताया था शीत युद्ध का चौथा चरण था, जिसको शीत युद्ध का अंत बोला गया। वो आपके 1985 1995 से लेकर 1991 तक के बीच का रहा था। ये पूरा जो दौर था, इस पूरे दौर के अंदर काफी ऐसे कारण सामने हैं जिसकी वजह से शीत युद्ध को काफी मात्रा के अंदर खत्म कर दिया और एंड में 1991 के अंदर जाके शीत युद्ध को पूरा समाप्त कर दिया गया था। ये जो कुछ कारण थे, इनको हम एक एक करके जान लेते हैं। इनमें सबसे पहला कारण, सबसे अहम कारण जो सामने आता है, वो कारण था राष्ट्रपति गोर्बाचेव की नीति। राष्ट्रपति गोर्बाचेव जो कि सोवियत संघ के, रूस के राष्ट्रपति बनाए गए थे। सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव हुए, उनकी काफी सारी ऐसी नीतियां थी जिनके कारण जो था सोवियत संघ और जो अमेरिका के बीच में जो मतभेद चल रहा था, इन दोनों के बीच में जो तनाव का माहौल चल रहा था, युद्ध की जो भावना चल रही थी, उसको काफी मात्रा के अंदर खत्म कर दिया गया और 1991 के अंदर जाके पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। ये जो माहौल था, इन्होंने किस तरह से क्रिएट किया? इन्होंने जो अब तक सोवियत संघ के जो अन्य शासन अध्यक्ष जो आए थे, यानी कि शासन जिन्होंने जो और राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने इसके बीच में सोवियत संघ की आक्रामक जो नीतियां चल रही थी, उन्होंने जो क्या नाम है युद्ध वाली नीतियां जो थी, उन्होंने गोर्बाचेव ने इन नीतियों को समाप्त करने के बारे में सोचा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जो उस टाइम पर जो इनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी, वो काफी ज्यादा बेकार थी। यानी सोवियत संघ की और रूस की जो आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इन्होंने सबसे पहले उसके अंदर सुधार लाने के बारे में सोचा। इन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम आपके अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारेंगे, देन उसके बाद और उसके अन्य कारणों पे काम करेंगे। इन्होंने उसको सुधारने के लिए दो नीतियों का इस्तेमाल किया। इन्होंने दो चीजों की स्वतंत्रता दी। सबसे पहले उन्होंने ग्लासनोस्ट और दूसरा इन्होंने प्रेस्ट्रोइका नाम से दो
चीजों को चालू करवा दिया। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर देना, यानी कि आपको खुलापन दे देने को ही ग्लासनोस्ट बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, ग्लासनोस्ट के माध्यम से इन्होंने पूरे के पूरे रूस के अंदर, सोवियत संघ के अंदर मीडिया की खुली छूट दे दी। इन्होंने बोल दिया था कि मीडिया संपूर्ण रूप से खुला है, यानी जनता को जो सरकार की नीतियां चल रही है, सरकार जो कार्य करने वाली है, जो भी कदम उठाएगी, वो सब जो जनता है, जनता तक सीधे सीधे उसके कार्य पहुंचेंगे, सीधे तक उनकी पूरी जानकारी और सही जानकारियां सही समय पे जानकारियां पूरी की पूरी जनता तक पहुंचाई जाएंगी। ये इनका सबसे पहला नियम बनाया गया। इन्होंने दूसरा नियम बनाया था जिसको प्रेस्ट्रोइका बोला गया, जिसके माध्यम से क्या था, पुनर्रचना कर दी। पुनर्रचना करने का इनका दूसरा कार्य था। पुनर्रचना के अंदर क्या था कि इन्होंने सोचा कि हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों के बीच में थोड़ा सा हमें बदलाव लाना पड़ेगा। काफी बदलाव लाने के बाद हम क्या है, रूस को दोबारा से एक समृद्ध देश बना पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक क्या था, रूस काफी मात्रा के अंदर दबाव में चले गया था। काफी मात्रा के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर ऐसे बदलाव हो चुके थे, जिसकी वजह से क्या था, रूस की जो थी काफी हालत बहुत टाइट हो गई थी। इसके तो वही दूसरा कारण की बात कर लें, जिसका कारण था रूस की सैन्य क्षमता में कटौती। इन्होंने क्या किया था, रूस की सैन्य क्षमता थी, यानी कि अब तक में जो रूस के जो शासन अध्यक्ष आए थे, उन्होंने इस संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा जो था सैन्य शक्ति के ऊपर, यानी कि जो आपके सैन्य बल था उसके ऊपर खर्च किया था। इन्होंने क्या किया, उस जो खर्चा था उस खर्च को कम करने के लिए काफी सारी नीतियां बनाई। इन्होंने बोला था, सीधे सीधे इन्होंने बोल दिया कि हम जो है निशस्त्रीकरण पे ज्यादा जोर देंगे और जो शस्त्रीकरण है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। इन्होंने क्या किया था, जो वहाँ पे जो पहले जो हो रखा था, वहाँ पे जो शासन अध्यक्ष थे, उन्होंने काफी ज्यादा मात्रा के अंदर सशस्त्रीकरण के ऊपर बल दिया जा रहा था। इन्होंने जो पुराने शासन अध्यक्ष थे, उन्होंने काफी मात्रा के अंदर ज्यादा शस्त्रों का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे देश के अंदर, रूस के अंदर काफी ज्यादा मात्रा के अंदर जो उनकी जो जरूरी चीजें थी, जो उनके बेसिक नीड्स थी, उन बेसिक नीड्स के अंदर भी कमी आनी शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा। जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गई, मक्खन हो गया, आपका वस्त्र हो गया, ऐसी छोटी छोटी चीजों की भी देश के अंदर काफी कमी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उस देश की सबसे ज्यादा, यानी कि पूंजी जो थी, वो पूंजी का सबसे बड़ा भाग जो था वो सैन्य क्षमता के ऊपर लगाया जा रहा था। रूस ऐसा कर क्यों रहा था, सोवियत संघ ऐसा इसलिए कर रहा था, रूस इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उस टाइम पर रूस की मान्यता ये थी कि हम बिल्कुल अमेरिका की बराबरी करना चाह रहा था, रूस पश्चिम देशों की बराबरी करना चाह रहा था। ये जानते हुए भी कि हमारे पास जो संसाधन है, संसाधनों की काफी कमी होने के बावजूद भी उनकी होड़ में लगा हुआ था। उस होड़ की वजह से क्या हुआ कि देश के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इनको। पूरे जो आम जनता थी, आम जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। ये कुछ कारण बना, यानी कि रूस की जो सैन्य क्षमता थी उसको कटौती करने का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो उठाया गोर्बाचेव ने, यानी कि उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उसको पूरा भी किया। रूस की सैन्य क्षमता को काफी मात्रा में कम कर दिया था। वहीं अगर हम बात करें तीसरे मुद्दे के बारे में, जो कि सोवियत संघ का विघटन है। सोवियत संघ का विघटन, उस टाइम पर सोवियत संघ का विघटन भी होना शुरू हो गया था, यानी कि 1991 के अंदर जो था सोवियत संघ, इतना बड़ा जो सोवियत संघ बन गया था, उसके अंदर से जब शुरुआत में सोवियत संघ में 15 देश उसमें शामिल थे। 1991 के अंदर हुआ क्या था, 15 में से 13 देशों ने अपने आप को एक तरफा उन्होंने बोल दिया था कि हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने सोवियत संघ से निकलना जरूरी समझा। वो सोवियत संघ से 15 में से 13 देश सोवियत संघ से अलग निकल गए और इसी वजह से सोवियत संघ बहुत ज्यादा गिरावट में आ गया। सोवियत संघ की सैन्य क्षमता भी कम हो गई थी, उसकी जो अन्य देशों से सहायता मिली थी, सारी सहायता कम होनी शुरू हुई थी। हर प्रकार से देखते सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ का विघटन होना जरूरी हो गया था। विघटन हो भी गया था। विघटन होती क्या था, वहां पे क्या था, जो गोर्बाचेव थे, गोर्बाचेव ने इसके ऊपर, गोर्बाचेव की पकड़ कमजोर होती जा रही थी और अल्टीमेटली उनको ये बताना पड़ा, उनको जनता के सामने और अन्य देशों के सामने ये घोषणा करनी पड़ी कि मेरी जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ का विघटन होता जा रहा है। वहीं 25 दिसंबर 1991 को उनको इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि 25 दिसंबर को 1991 को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफा देते ही एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जन्म ले चुका था, उसके गर्भ से निकला हुआ है जो बोल्शेविक क्रांति थी, उसके द्वारा पैदा हुआ जो आपका एक संगठन था, एक गढ़ था, वो पहला ऐसा शक्तिशाली गढ़ बना पूरे इतिहास का, जो कि क्या था उस टाइम पर, अब इस टाइम पर सोवियत संघ पूरे संपूर्ण रूप से दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। जो उस टाइम का सबसे बड़ा शक्तिशाली संघ माना जा रहा था, वो इस टाइम पर कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, यानी कि कम्युनिस्ट राष्ट्रों का जो संघ था वो एक टाइम पर खत्म हो गया। 1991 के अंदर उनके इस्तीफा देते, यानी गोर्बाचेव के इस्तीफा देते ही बहुत बड़ा संघ खत्म हो गया था।
ये जो पूरी की पूरी इतनी प्रक्रिया हुई थी, ये केवल सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उस वजह से हुई। सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया, गोरबाचेव की पकड़ कमजोर हो गई, और जो था आपके वहाँ पे एकीकरण का मुद्दा ज्यादा चालू हो गया। सभी से देश आपस में एकीकरण के मुद्दे पे काम करने लग गए। अब हम बात करते हैं चौथे कारण के बारे में। चौथा कारण क्या हुआ था? चौथे कारण की बात करें पेरिस समझौता। पेरिस समझौता क्या था? हुआ क्या कि आपके नवंबर के महीने के अंदर आपके 1990 के अंदर, यानी कि जो पहले देश, अगर पहले की बात करें तो पहले जो आपका अमेरिका था और सोवियत संघ था, इन दोनों ने आपस में काफी सारे अपने अलग अलग गुट बनाए थे। सोवियत संघ आपका जो था उसने वार्सा पैक्ट बनाया था, इसलिए जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वार्सा पैक्ट बनाया था। वहीं अमेरिका ने अपने नाटो, सेंटो ऐसे करके जो आपके गढ़ बनाए थे, अपने संघ बनाए थे, अपने गुट बनाए थे। उन गुटों के जो तकरीबन उसमें से 34 देशों ने एक जो आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, पेरिस के अंदर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे शामिल हुए और 9 नवंबर 1990 को उसके अंदर शामिल हुए और वहाँ पे शामिल होकर उन्होंने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि आपके अब ये सारे के सारे देश एक दूसरे के साथ हैं और अब ये एक दूसरे के कभी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं बनेंगे, यानी कभी भी अभी युद्ध के क्षेत्र में या फिर किसी भी माहौल के अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के विपरीत कभी भी खड़े नहीं होंगे। ये एक अहम मुद्दा बना, ये एक अहम कारण बना, जिसकी वजह से क्या था, क्योंकि जब 34 देश उसमें अलग हट गए तो उसमें से काफी ज्यादा जो सैन्य क्षमता थी, काफी ज्यादा मात्रा के अंदर आपके उसके अंदर से कमी आनी शुरू हो गई थी। वहीं बात करें इसके अंदर जो आपके और भी इसके अंदर घोषणा की गई, जब आपका जो ये पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौते के माध्यम से कुछ और घोषणाएं भी कर दी गई। उसके अंदर बता दिया था कि अब ये जो अपने हथियार हैं, हथियारों की भी काफी कम कर देंगे, हथियारों की जो मांग थी, इनके हथियारों को जो बना रहे थे उसको भी काफी ज्यादा मात्रा के अंदर कम कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें अब जो हथियारों में कटौती कर दी, और इसके बाद उन्होंने बोला था कि अब ये एक दूसरे के सभी देश एक दूसरे का आर्थिक रूप से सहायता भी करेंगे, दूसरे की आर्थिक रूप से मदद भी करना शुरू कर देंगे। ये कुछ जो मुद्दे, कुछ जो उसके अंदर जो आपका संधि पत्र किया गया उसमें घोषणा कर दी गई थी इन कुछ मुद्दों की। जब ये मुद्दे जनता के सामने आए और अन्य देशों के सामने आए तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। वहीं इसके बाद बात करते हैं हम शिखर वार्ताओं के दौर की, यानी कि एक कारण ये भी था कि वहाँ पे शिखर वार्ताओं का दौर चालू हो गया था जब आपके गोरबाचेव राष्ट्रपति बने, यानी गोरबाचेव के, यानी कि जो अब हमारा जो नवशीत युद्ध के बाद का जो दौर था, यानी कि जब नवशीत युद्ध खत्म हुआ, यानी कि उसके बाद 1985 के बाद का जो दौर चालू हुआ था, 1985 के बाद का जो दौर था, उस पूरे के पूरे दौर के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी जो वार्ताएं हुई थी, शिखर वार्ताएं जो होने लगी, उसकी वजह से भी आपकी काफी ज्यादा मात्रा के अंदर कहा जा सकता है शीत युद्ध का अंत होने का कारण सामने आया था। यानी हुआ क्या था, सबसे पहले 1986 के अंदर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए और सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुए, इन दोनों के बीच में वार्ताएं होनी शुरू हो गई थी। उसके माध्यम से क्या होता है, उनके आपस में जब वार्ताएं, तो आपसी जो मतभेद था उसको खत्म करने के लिए उनके आपसी विश्वास को जगाया, एक दूसरे के विश्वास, इनके ऊपर एक दूसरे का विश्वास पैदा किया। वहीं इन्होंने एक दूसरे के ऊपर सद्भावना पैदा करी, यानी एक दूसरे के लिए इन्होंने विश्वास को, सद्भावना को पैदा किया, जिसकी वजह से आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आगे वार्ताएं होने लगी तो उसकी वजह से क्या था कि काफी ज्यादा मात्रा के अंदर शीत युद्ध को खत्म करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जब 1987 यानी कि दूसरी शिखर वार्ता हुई, जो 1987 के अंदर 1987 के अंदर अगली शिखर वार्ता हुई, तो उसके अंदर क्या किया गया था, जो मध्यम वर्गीय के, यानी कि जब वार्ता हो रही थी उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति और वहीं सोवियत संघ के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति के बीच में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए। उसमें लिखा गया था, साफ साफ कहा गया था कि जो कि मध्यम वर्ग के और जो आपके कम वर्ग के जो हथियार हैं, यानी कि जो आधुनिक प्रेक्षास्त्र हैं, जो आणविक प्रेक्षास्त्र हैं, उन सभी के सभी हथियारों को खत्म कर दिया जाएगा, उन सभी के सभी हथियारों को समाप्त कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। ये सबसे पहले उसके अंदर बोला गया था, जिसकी वजह से जब छोटे छोटे बड़े बड़े हथियार उसके अंदर से खत्म कर दिए गए तो काफी मात्रा के अंदर शस्त्रीकरण को खत्म किया और निशस्त्रीकरण को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया था। वहीं आपके 1988 यानी मई 1988 के अंदर 1988 के अंदर क्या हुआ, एक और शिखर सम्मेलन हुआ जो कि नींव का पत्थर साबित हुआ। उस टाइम पे जो शिखर सम्मेलन हुआ, उस शिखर सम्मेलन की वजह से काफी ज्यादा मात्रा के अंदर कहा जा सकता है कि शीत युद्ध को खत्म करने के अंदर बहुत अहम सम्मेलन सामने आया था। ये आपका एक और अन्य कारण था। इसके बाद एक लास्ट कारण की बात कर लेते हैं, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया शीत युद्ध के होने का। जो शीत युद्ध हुआ था वो जर्मनी की वजह से हुआ था। जर्मनी का एकीकरण जब हुआ तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना कि शीत युद्ध के रुकने का,
शीत युद्ध के होने का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जर्मनी था, यानी जब जर्मनी के बीच में शून्यता का भाव आ गया था, मैंने आपको पहले बताया था, पहली वीडियो में जब मैंने आपको बता रखा है कि जब शून्यता का भाव जर्मनी के अंदर आ गया था उस वजह से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। सेम वही कारण था कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसका भी कारण जर्मनी बना, उसके अंदर जब एकीकरण आया तो जर्मनी उसका कारण बना। अब हुआ क्या था 1961 के अंदर बर्लिन की दीवार तैयार कर दी गई थी। अगस्त 1961 के अंदर जो बर्लिन की दीवार तैयार करी गई थी, उस दीवार की वजह से क्या हुआ था, बर्लिन दो भागों में बट गया था। एक पूर्वी बर्लिन बन गया था और एक पश्चिमी बर्लिन बन गया था। इन दोनों के बीच में जो क्या नाम है दीवार बनने के बाद जो अलग अलग भेदभाव, अलग अलग जो क्या नाम है बंटवारा हो गया, जो एक साइड में पूर्व एक साइड में पश्चिम बना दिया गया था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि दोनों बर्लिनों के बीच में यानी जर्मनी के बीच में काफी ज्यादा भेदभाव, मतलब काफी ज्यादा एक दूसरे युद्ध की भावना चालू हो गई, तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया था। लेकिन जब 1989 यानी कि 1989 के अंदर जब ये दीवार तोड़ी गई तो उसके बाद से पूर्वी पश्चिम और पश्चिम जो पूर्वी आपका बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी आपस में दोनों को जोड़ दिया गया। जब आपस में दोनों के दोनों जुड़े यानी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जब आपस में दोनों में जुड़े तो काफी ज्यादा मात्रा के तनाव का जो माहौल था वो कम हुआ इन दोनों देशों के बीच में, यानी कि जो एक ही देश होने के बावजूद भी अलग अलग बटा हुआ था वो जर्मनी अब एक हो चुका था। उस जर्मनी के एक होने की वजह से एकीकरण की यानी कि जनता के बीच में एकीकरण की भावना ज्यादा पैदा हो गई। अलग अलग प्रकार के आपस में जो थे मतलब विचार जो थे आदान प्रदान होने लगा, सभी किसी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो गए थे। और 30 अक्टूबर 1990 को ये घोषणा कर दी कि जर्मनी एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ चुका था और 1990 के बाद से दोनों के दोनों देश आपस में एक हो गए थे। वहीं अगर हम बात करें कि जर्मनी का एकीकरण एक सबसे अहम मुद्दा बना जिसकी वजह से आपका जो शीत युद्ध था काफी मात्रा के अंदर खत्म कर दिया गया था, यानी काफी मात्रा के अंदर शीत युद्ध को कम करने का एक अहम कारण आपका जर्मनी का एकीकरण सामने आया। ये अब तक के हमने जो कुछ कारण जाने जिसकी वजह से हमें पता चला कि शीत युद्ध आपके इन कारणों से रुका। ये हमारे कुछ कारण थे, यानी अल्टीमेटली जब निष्कर्ष पे निकलते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि हमने हमारे इतने ज़्यादा क्या नाम है जो चरण बदलते आ रहे थे, शीत युद्ध रुक भी गया, बढ़ा भी था, दोबारा बना, कम हुआ, ये शीत युद्ध जो चल रहा था ये शीत युद्ध जनता के लिए एक नॉर्मल हो गया था, शीत युद्ध जनता के लिए नॉर्मल हो गया था। लेकिन फिर भी क्या था कि इसके माध्यम से क्या हुआ कि देश के अंदर काफी ज्यादा नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक तनाव का माहौल क्रिएट हो गया था। ये शीत युद्ध रुक तो गया था, शीत युद्ध थम तो गया था, लेकिन फिर भी थमने के बावजूद भी नहीं थमा था। होने को देखने को तो लग रहा था कि शीत युद्ध रुक गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं जागरूक हो गई थी, यानी पैदा हो गई थी, जिसकी से कहीं ना कहीं उनके बीच में तनाव वाला माहौल क्रिएट हो गया। काफी ज्यादा नए नए देशों का निर्माण हुआ, काफी ज्यादा और अन्य कारण सामने मतलब अन्य चीजें बननी शुरू हो गई थी। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमें पता चला शीत युद्ध का अंत हो गया। तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब पूरी दुनिया के अंदर केवल एक ही महाशक्ति रह चुकी थी जिसका नाम था अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दुनिया की केवल एक महाशक्ति थी जो कि सभी रूप से सभी के सभी देशों के वर्चस्व हासिल करने वाली शक्ति बन चुकी थी। ये राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सशस्त्रीकरण के तौर पे, शस्त्रों के तौर पे, और अगर हम बात करें इसके और अन्य कारणों के तौर पे भी यह दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुकी थी। इसका पूरी दुनिया के अंदर वर्चस्व था। परंतु वहीं अगर हम बात करें ये बोलते हैं कि शीत युद्ध ने जो पूरे के पूरे तनाव का माहौल था और हर तरह का जो गृह युद्ध थे उन ग्रह को समाप्त करके बिल्कुल निरर्थक होगा। गृह युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध नहीं रहा था ये। इसके बावजूद भी जब शीत युद्ध रुक गया, इसके बावजूद कहीं ना कहीं छोटे छोटे गृह युद्ध चलते रहे और कहीं छोटे छोटे तनाव वाले माहौल बने रहे। यानी शीत युद्ध रुक तो गया परंतु कहीं ना कहीं माहौल अभी भी क्रिएशन वाला था कि कहीं छोटे छोटे जो युद्ध थे वो अभी भी चल रहे थे। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, हमने अगले वीडियो के अंदर पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं शीत युद्ध के पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। यानी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, इसको जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।